कभी किसी हाई सिक्योरिटी वॉल्ट के बारे में सोचिए। उसकी सुरक्षा क्या सिर्फ दरवाजे पर लगे एक भारी भरकम ताले पर निर्भर करती है? नहीं, असल सुरक्षा होती है परतों में। एक बाहरी बाड़ होगी, 24 घंटे निगरानी करते गार्ड्स, फिर डिजिटल कीपैड और तब जाकर कहीं असली तिजोरी आती है। इसी को कहते हैं लेयर्ड डिफेंस। आज की हमारी बातचीत का मिशन इसी फिलॉसफी को समझना है, लेकिन एक बिल्कुल अलग संदर्भ में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस अपने इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट और डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा के लिए किन रणनीतियों का इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। और इस फ्रेमवर्क के आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। पहला तो ये कि हर जानकारी एक जैसी नहीं होती। डेटा को उसकी वैल्यू के हिसाब से परखा और सुरक्षित किया जाता है। दूसरा, जो सबसे जरूरी नेटवर्क्स हैं उन्हें बाकी दुनिया से लगभग काट दिया जाता है, मतलब आइसोलेशन। और तीसरा, ये देखना कि सेना की तीनों शाखाएं, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इस सुरक्षा को लेकर एक साथ कैसे काम करती हैं ताकि कोई कमजोर कड़ी ना छूटे। चलिए तो इसे परत दर परत समझते हैं। एक जंग जैसे माहौल में विफलता का एक भी बिंदु, अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। मतलब अगर एक कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्या पूरा नेटवर्क बैठ सकता है? रणनीति इसी को रोकने के लिए बनती है। हाँ, और यहीं पर लेयर्ड सिक्योरिटी का सिद्धांत सबसे अहम हो जाता है। ये सिर्फ एक के बाद एक दीवारें खड़ी करना नहीं है, ये एक ऐसी संरचना बनाना है जहां हर परत की एक अलग भूमिका हो। अच्छा। अगर कोई घुसपैठिया एक परत को भेद भी दे तो अगली परत उसे रोकने के लिए या कम से कम धीमा करने के लिए तैयार हो। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की कल्पना करना। दिलचस्प है। तो ये 3 घेरे क्या दर्शाते हैं? सबसे बाहरी घेरा, जो पहली रक्षा पंक्ति है, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि इंसान है। ये है यूजर ट्रेनिंग और अवेयरनेस। मतलब वो सैनिक या अधिकारी जो सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। उन्हें खतरों के बारे में कितनी जानकारी है। बीच की परत है ऑफ द शेल्फ सिक्योरिटी। ये वो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फायरवॉल। बिल्कुल। और सबसे भीतरी परत, जो हमारे सबसे संवेदनशील डेटा की रक्षा करती है, वो है इंडिजिनस टेलर मेड सिक्योरिटी। मतलब देश में ही डिजाइन की गई सुरक्षा प्रणालियां। एक मिनट, यहाँ एक बात थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती है। आपने कहा बीच की परत में ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हैकर्स भी तो उसी का तोड़ निकालने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो क्या उसकी कमजोरियां ज्यादा पब्लिक नहीं हो जाएंगी? हाँ, और यही इस रणनीति की गहराई को दिखाता है। ऑफ द शेल्फ उत्पाद जो हैं, वो सामान्य, लो लेवल खतरों और शौकिया हैकर्स के खिलाफ एक जरूरी और किफायती सुरक्षा कवच देते हैं। ओके। लेकिन जैसा आपने कहा, उनकी व्यापकता ही उनकी कमजोरी बन सकती है। इसीलिए जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रणालियों की आती है, जैसे कोई मिसाइल कंट्रोल सिस्टम या कोई रडार नेटवर्क, हाँ, तो हम उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। तो वहां पर सबसे भीतरी परत यानी स्वदेशी सिस्टम काम आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इंडिजिनस टेलर मेड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब उनकी बनावट, उनका कोड, ये सब पब्लिक नहीं होता। बिल्कुल। हैकर्स को पता ही नहीं होता कि वे किस चीज से टकराने वाले हैं। इससे हमें पूरा नियंत्रण मिलता है। हम उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसमें कोई छिपा हुआ बैकडोर ना हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो होगा। क्या स्वदेशी सिस्टम बनाने में वक्त और पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगता? और क्या हम खुद को कटिंग एज ग्लोबल टेक्नोलॉजी से अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठाते? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और ये एक रणनीतिक ट्रेड ऑफ है। हाँ, इसमें समय और संसाधन ज्यादा लगते हैं और इसीलिए ये हर चीज के लिए नहीं किया जाता। यहीं पर क्लासिफिकेशन बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। मूल्य के आधार पर वर्गीकरण। हाँ, हमें यह तय करना होता है कि कौन सी संपत्ति इतनी कीमती है कि उसके लिए एक बिस्पोक सूट सिलवाना जरूरी है और किसके लिए एक रेडीमेड जैकेट काफी होगी। सही बात है। एक सैनिक की छुट्टियों की अर्जी वाले डेटाबेस और एक न्यूक्लियर सबमरीन के कम्युनिकेशन कोड्स को एक ही स्तर की सुरक्षा देना तो मतलब लॉजिकल नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप हर चीज को उच्चतम स्तर की सुरक्षा देंगे
तो सिस्टम इतना जटिल हो जाएगा कि उसे इस्तेमाल करना ही एक सिरदर्द बन जाए। और यहीं पर यूजर सेंट्रिक डिजाइन का सिद्धांत आता होगा। बिल्कुल। अगर एक सैनिक को मैदान में कोई उपकरण इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है तो वो या तो उसका इस्तेमाल करने से बचेगा या फिर कोई शॉर्टकट ढूंढेगा। जैसे पासवर्ड कहीं लिख कर रख लेना। हाँ, और दोनों ही बातें सुरक्षा के लिए घातक हैं। इसलिए एक अच्छी सुरक्षा प्रणाली वो है जो उपयोगकर्ता के लिए लगभग अदृश्य हो, जो उसके काम को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। तो ये पूरी रणनीति एक संतुलन बनाने का खेल है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अपनी सबसे कीमती संपत्ति को स्वदेशी सुरक्षा के सबसे मजबूत कवच में डाल दिया है, लेकिन क्या दुश्मन को उस तक पहुंचने से रोकने का कोई और तरीका है? आपने सही दिशा में सोचा है, और यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा स्तंभ आता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो नेटवर्क सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, उन्हें सार्वजनिक इंटरनेट और दूसरे कम सुरक्षित नेटवर्कों से पूरी तरह से अलग थलग कर देना। जब आप कहते हैं पूरी तरह से अलग थलग, तो इसका क्या मतलब है? आइसोलेशन दो तरह का हो सकता है, फिजिकल या लॉजिकल। ओके। फिजिकल आइसोलेशन, जिसे एयर गैपिंग भी कहते हैं, इसका सबसे चरम रूप है। मतलब उस नेटवर्क और इंटरनेट के बीच कोई तार, कोई केबल कनेक्शन है ही नहीं। कोई भी कनेक्शन नहीं। कोई भी नहीं। डेटा ट्रांसफर करने का एकमात्र तरीका है पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव, जो कि बहुत ही नियंत्रित तरीके से किया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े ज्यादातर कोर नेटवर्कों के लिए फिजिकल आइसोलेशन को ही प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन क्या आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में किसी भी सिस्टम को हमेशा के लिए एयर गैप्ड करके रखना संभव है? कहीं ना कहीं से तो उसमें नया डेटा डालना पड़ता होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने पड़ते होंगे। क्या ये एयर गैप्ड खुद एक कमजोरी नहीं बन जाता? ये एक बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। स्टक्सनेट वायरस, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया था, वो एक एयर गैप्ड नेटवर्क में ही एक संक्रमित यूएसबी ड्राइव के जरिए पहुंचा था। अच्छा। इससे ये साबित होता है कि कोई भी सुरक्षा 100% फूल प्रूफ नहीं होती, और इसीलिए सुरक्षा को एक बार के सेटअप के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर पीरियोडिक सिक्योरिटी चेक्स और ऑडिट तंत्र की भूमिका आती है। यानी सुरक्षा एक मंजिल नहीं, एक सफर है। आप इसे ऐसे कह सकती हैं, खतरे लगातार विकसित हो रहे हैं, हैकर्स नए नए तरीके खोज रहे हैं, इसलिए हमें भी लगातार अपनी सुरक्षा को परखना पड़ता है। ये ऑडिट्स एक तरह से हमारे डिजिटल किले की दीवारों में आई दरारों को खोजने और भरने का काम करते हैं, इससे पहले कि दुश्मन उनका फायदा उठा सके। ये सब एक अकेली सर्विस जैसे कि सिर्फ आर्मी के स्तर पर तो समझ आता है, लेकिन जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, तब तो ये जटिलता कई गुना बढ़ जाती होगी। क्या सबके सुरक्षा प्रोटोकॉल और सिस्टम एक जैसे होते हैं? और ये हमें हमारी चर्चा के तीसरे और अंतिम स्तंभ पर लाता है, जॉइंट सर्विसेज लेवल पर समन्वय। आपने सही कहा, आधुनिक युद्ध किसी एक सेना द्वारा नहीं लड़ा जाता है, ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रयास होता है। इसलिए ये जरूरी है कि सुरक्षा भी समन्वित हो। इसके 3 मुख्य लक्ष्य होते हैं, रोबस्टनेस, सर्वाइवेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी। इन शब्दों का व्यवहारिक मतलब क्या है? रोबस्टनेस का मतलब है कि सिस्टम हमलों को झेलने में कितना सक्षम है। सर्वाइवेबिलिटी का मतलब है कि हमले के बाद भी क्या सिस्टम अपने सबसे जरूरी काम कर सकता है, मतलब मिशन फेल न हो। हाँ। और तीसरा, इंटरऑपरेबिलिटी, शायद सबसे महत्वपूर्ण है। इंटरऑपरेबिलिटी, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। इसका सरल सा मतलब है कि एक सेवा की इकाई दूसरी सेवा की इकाई के साथ सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संवाद कर सके। सोचिए, अगर एयरफोर्स का ड्रोन जो रियल टाइम वीडियो फीड भेज रहा है, उसे जमीन पर आर्मी की टैंक यूनिट अपने सिस्टम पर बिना किसी लैग या कंपैटिबिलिटी इश्यू के देख सके, और ये सब एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड चैनल पर हो। बिल्कुल, यही इंटरऑपरेबिलिटी है। तो इस पूरी अवधारणा को एक साथ समझने के लिए स्रोत में C4I2 सिस्टम की तैनाती का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। क्या आप समझा सकते हैं कि ये कैसे इन सभी सिद्धांतों को एक साथ लाता है? बिल्कुल, C4I2 सिस्टम यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ये एक तरह का नर्वस सिस्टम है। इसे किसी एक सेवा द्वारा नहीं, बल्कि जॉइंट सर्विसेज लेवल पर समन्वित किया जाता है। तो ये डिजाइन से ही इंटरऑपरेबल होता है। ओके। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे सार्वजनिक इंटरनेट से आइसोलेट किया जाता है। इसके अंदर सुरक्षा की कई परतें हैं। जहां इसका सामान्य एंटीवायरस एक ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट हो सकता है, वहीं इसका जो कोर इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, वो पूरी तरह से एक इंडिजिनस टेलर मेड तंत्र होता है। तो ये एक ही सिस्टम में हमारे द्वारा चर्चा किए गए लगभग हर सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है। सही कहा आपने।
और जब सभी सेवाएं मिलकर एक ही सुरक्षा ढांचे पर काम करती हैं, तो इसका एक और फायदा भी होता होगा, है ना? मतलब संसाधनों की बचत। हाँ, और वो है इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, प्रयासों की मितव्ययिता। ये एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है कि हम एक ही काम को बार बार करने से बच जाते हैं। अगर हर सेवा एक ही तरह की सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए अलग से समय, पैसा और विशेषज्ञ लगा रही है, तो ये संसाधनों की बर्बादी है। बिल्कुल। जब हम डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी डीसीएन जैसे नेटवर्कों की सुरक्षा में सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सबसे अच्छे तरीके और संसाधन सभी के लिए उपलब्ध हों। इससे न सिर्फ पैसे की बचत होती है, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था में एकरूपता और मजबूती भी आती है। चलिए, तो आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा का एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत करते हैं। हमने शुरुआत लेयर्ड सिक्योरिटी के सिद्धांत से की, ये समझते हुए कि सुरक्षा एक अकेली दीवार नहीं, बल्कि कई परतों का एक सिस्टम है, जिसमें सबसे बाहरी परत इंसान खुद है। हमने ये भी देखा कि हर जानकारी को एक ही तराजू में नहीं तोला जाता। मूल्य के आधार पर सूचना का वर्गीकरण करके ही संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं पर सामान्य खतरों के लिए ऑफ द शेल्फ उत्पादों और हमारी सबसे कीमती संपत्तियों के लिए स्वदेशी यानी इंडिजिनस प्रणालियों के बीच संतुलन बनाने की कला आती है। और अंत में हमने देखा कि कैसे ये सब कुछ जॉइंट सर्विसेज कोऑर्डिनेशन के बड़े कैनवस पर एक साथ आता है, जिसके 3 लक्ष्य हैं: मजबूती, किसी भी हमले के बाद काम करते रहने की क्षमता, और सबसे जरूरी इंटरऑपरेबिलिटी। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं श्रोता के मन में एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा, जो सीधे स्रोत से ही आता है। महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य वाली रक्षा प्रणालियों के लिए ऑफ द शेल्फ उत्पादों का उपयोग करना एक सुरक्षा जोखिम क्यों माना जाता है, भले ही वे उत्पाद शौकिया हैकर्स के खिलाफ प्रभावी हों? ये सवाल आपको सुविधा और सुरक्षा के बीच के उस जटिल संतुलन पर और गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो इस पूरी रणनीति